नमस्कार। मैं डॉक्टर U.S. श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, गवर्नमेंट कॉलेज पथरिया, डिस्ट्रिक्ट मुंगेली, छत्तीसगढ़। आज हम MA समाजशास्त्र के लिए चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय पत्र के तृतीय यूनिट के लिए लीडरशिप इन इंडस्ट्री पे चर्चा करेंगे। यहाँ लीडरशिप से तात्पर्य, नेतृत्व से तात्पर्य उद्योग के लिए है। उद्योग हमारा संदर्भ परिधि है। इसी के अंतर्गत हम नेतृत्व की चर्चा करेंगे। नेतृत्व के बारे में जैसा कि कहा गया है कि वह गुण है जो अपने सिवा दूसरे को निर्देशित करता है। समान रूप से कहा जाता है कि नेतृत्व वह गुण है जो एक व्यक्ति दूसरे अन्य व्यक्तियों को किसी कार्य की सफलता के लिए, किसी कार्य की प्राप्ति के लिए निर्देशित करता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि नेतृत्व के द्वारा ही हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। आइए इसकी हम कुछ परिभाषाओं पे प्रकाश डालें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हेम्फिन एवं कुन्स की परिभाषा की। हेम्फिन एवं कुन्स कहता है कि नेतृत्व व्यक्ति का वह व्यवहार है जो किसी समूह की क्रियाओं को सहभागी लक्ष्य की ओर निर्देशित करते समय प्रदर्शित करता है। इसी तरह दूसरी परिभाषा अगर हम देखें तो इस परिभाषा में जॉर्ज आर टेरी का कथन है, कहता है कि नेतृत्व व्यक्तियों के समान उद्देश्यों के लिए स्वाभाविक रूप से प्रयत्नों को जागृत करने का प्रयास है। यानी इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि नेतृत्व वह गुण है जो अनुयायियों को कार्य की प्राप्ति के लिए स्वाभाविक रूप से कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। इसके अभाव में हम कार्य की समाप्ति या कार्य के प्राप्ति की जो उत्कंठा है, प्राप्ति का जो साधन है, वह हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी के माध्यम से हम किसी कार्य की समाप्ति तक पहुंच सकते हैं। नेतृत्व के बारे में कहा गया है कि इनमें 3 कंपोनेंट का होना जरूरी है। पहला नेता। नेता से यहाँ तात्पर्य, चूंकि हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उद्योग की बात कर रहे हैं, तो नेता से यहाँ तात्पर्य हम मैनेजमेंट से लेते हैं, प्रबंधक से लेते हैं। दूसरा कार्य समूह, और तीसरा इसके लिए स्थिति का होना अत्यावश्यक है। इन तीनों कंपोनेंट के अभाव में, इन तीनों समंकों के अभाव में हम नेतृत्व को नहीं जान सकते। नेतृत्व की कुछ विशेषताएं बतलाई गई हैं। उन विशेषताओं को हम देखें। इन विशेषताओं को देखने से हमें पता चलता है कि नेतृत्व एक स्वाभाविक गुण है। पहली इसकी विशेषता है कि यह वैयक्तिक गुण है, पर्सनली। इसमें हम दूसरे की मदद नहीं ले सकते। यह हम में स्वाभाविक गुण है, जिसको हम व्यक्ति गुण कहते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है अनुयायियों की संख्या। बगैर अनुयायियों के नेतृत्व संभव ही नहीं है। नेता तभी है जब उसके अनुयायी होंगे। जितने ज्यादा संख्या में अनुयायी होंगे, वह व्यक्ति उतना ही अच्छा नेता माना जाता है। तो तात्पर्य यह है कि अनुयायियों की संख्या होनी आवश्यक है। तीसरा है समूह का निर्देशन। नेतृत्व जो है वह समूह का निर्देशन करता है। समूह से तात्पर्य यहाँ उद्योग से है, यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर से है, यहाँ किसी कारखाने से है, किसी उद्योग से है। तो वो समूह के रूप में वो निर्देशन करता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसके क्या परिणाम होंगे। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी चीजें नेतृत्व के अंतर्गत आ जाती हैं।
चौथी जो इसकी विशेषता है वह है हितों की एकता। उर्विक का कहना है कि नेतृत्व जो है वह नेता के लिए, अनुयायियों के लिए और संगठन के लिए, तीनों के लिए ही लाभदायक है, तीनों के लिए ही हितकर है। अगर इनमें से किसी एक का हित साध्य नहीं होगा तो वह नेतृत्व जो है कभी भी सफल हो नहीं सकता। इसलिए यह जो है तीनों के हितों को साधता है। इसके बाद कहा गया है, जो अगली विशेषता है, इसमें कहा गया है कि इसमें व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार का ज्यादा मूल्यांकन किया जाता है। नेताओं के भाषण, नेताओं के लेख इत्यादि उतने मायने नहीं रखता जितना कि नेता का स्वच्छ चरित्र मायने रखता है। जो नेता साफ चरित्र का होगा, जिसका व्यवहार मर्यादित होगा, लोक व्यवहार में जो व्यक्ति निपुण होगा, वह उतना ही सफल नेता माना जाता है। इसके बाद कहा गया है, इसकी जो अगली विशेषता है, इसमें बताया गया है कि यह अंतर वैयक्तिक संबंधों पर आधारित है। इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी हम एक दूसरे के लक्ष्यों को जब साधते हैं, हितों को जब साधते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और यही संबंध का जो परिलक्षण है वो नेतृत्व के रूप में होता है। इसके बाद इसकी और विशेषताएं बताई गई हैं। एक विशेषता बताई गई है कि ये जो है लक्ष्य प्रधान है, यानी इसका फोकस जो है, नेतृत्व का फोकस लक्ष्यों की प्राप्ति पर होता है कि हम किस तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। इसके अलावा और सारी विशेषताएं हैं कि उसको जो दक्ष होना चाहिए, उसको व्यवहार कुशल होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन ये कुछ जो है मुख्य हमारी नेतृत्व की विशेषताएं हैं। आइए अब जो है हम इसके प्रकार पर चर्चा डालेंगे कि नेतृत्व के कितने प्रकार होते हैं। कई प्रकार बताए गए हैं, जिससे जो मुख्य प्रकार है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला प्रकार जो है वो बताया गया है कि वह तानाशाह और निरंकुश प्रकार का होता है। यानी तानाशाह और निरंकुश प्रकार से मतलब है कि वह व्यक्ति, वह नेता जो है अपने अधिकारों का प्रयोजन दूसरे लोगों के साथ नहीं करता, अनुयायियों के साथ नहीं करता, कर्मचारियों के साथ नहीं करता। वह खुद योजनाएं बनाता है, योजनाओं को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, योजनाओं को लागू कैसे किया जाएगा, इन सारी चीजों पर किसी से सलाह मशविरा नहीं करता। वो स्वयं सारी योजनाओं को फलीभूत करने के लिए प्रयत्न करता है, बताता है और सिर्फ एक मशीन की तरह कर्मचारियों का इस्तेमाल करता है कि वह उसकी बनाए हुए योजनाओं पर कार्य करे। यह परंपरागत तरीके की जो शैली है उसमें ज़्यादा ये फलीभूत था। अब वो बहुत ज़्यादा ये कॉर्पोरेट सेक्टरों में, उद्योगों में इसको ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा जो प्रकार बताया गया है वह है निर्वाध नेता, यानी ये बिल्कुल निरंकुश और तानाशाह नेता से उलट। यह कर्मचारियों के साथ संबंध अच्छा रखता है, अब जरूरत पड़ने पे अधिकारों का प्रत्योजन भी करता है, उनसे सलाह मशविरा भी करता है, लेकिन इसमें पुरस्कार और दंड की भी व्यवस्था की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। तीसरा जो प्रकार है नेता का वो है जनतांत्रिक नेता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो नेता है, जो नेतृत्व है, वह अनुयायियों के साथ, कर्मचारियों के साथ योजनाएं बनाता है, समय समय पे अपने अधिकारों का उनमें प्रत्यायोजन भी करता है, उनके सलाह को भी मानता है और लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे हो इस पे समय समय पे बैठकर विचार विमर्श करता है। तो आज के युग में इस प्रकार को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और ये ज़्यादा सफल भी हो रहे हैं। फिर चौथा जो है उसके अन्य जो प्रकार हैं बताया गया है कि व्यक्तिगत नेता, यानी वह नेता जो है व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों के बीच अपनी पैठ बनाता है और अपने स्तर पे कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसको बताता है कि वह जो है किस तरीके से काम करेगा।
और समय समय पे उससे फीडबैक भी लेता रहता है। उसी तरीके से दूसरा जो प्रकार बताया गया है अवैयक्तिक नेता, यानी वह संस्थाओं में कई जगह ऐसा होता है कि कुछ संस्था प्रमुख या प्रबंधक जो हैं वो नेतृत्व करते हैं, लेकिन किसी खास व्यक्ति को, किसी खास अधीनस्थ कर्मचारी को अपना सारा कारोबार, अपना सारा उत्तरदायित्व डाल देते हैं ताकि वह अपने स्तर से उन कार्यों को करे। तो इसको अवैयक्तिक नेता कहा जाता है। फिर अगला जो प्रकार है वह है क्रियात्मक नेता, फंक्शनल लीडर, यानी वह कर्मचारियों के बीच, अनुयायियों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानता है, परखता है और उनका समाधान भी बताता है कि किस तरीके से हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, किस तरीके से हमें रिजल्ट जो है ज़्यादा आएगा, मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम गेन की बात वो करता है। तो ये ऐसे नेता जो हैं ज़्यादा सफल होते हैं। फिर उस तरीके बात जो है कहा गया है कि एक संस्थात्मक नेता भी होता है, यानी जो प्रबंधक है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, वह अपने पास समस्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वो नेतृत्व प्रदान करता है। उनके पास बहुत सारे अधिकार रहते हैं, वह योजनाएं भी बनाता है और इस तरीके से वह इनको एग्जीक्यूट भी कराने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नेतृत्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं। अब इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे नेतृत्व की शैलियों के बारे में, स्टाइल्स, कि किन किन शैलियों के नेता उद्योग में पाए जाते हैं, इंडस्ट्री में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो पहला इसका प्रकार है वह है मोटिवेशनल लीडर। मोटिवेशनल लीडर यानी अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व। वह व्यक्ति को कार्य करने के हेतु प्रेरित करता है, प्रेरणा प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है, इसके भी दो प्रकार बताए गए हैं। पहला जो है बताया गया है धनात्मक यानी पॉजिटिव, और दूसरा जो है वो है ऋणात्मक यानी निगेटिव। इन दो तरीकों से वह जो है अपने अनुयायियों को मोटिवेट करता है। पहला जो पॉजिटिव है, इसके लिए वह मौद्रिक रूप से या अमौद्रिक रूप से किसी भी तरीके से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको प्रेरणा प्रदान करता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा कामों में अपने को लिप्त रखे, लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। दूसरा है ऋणात्मक। इसमें डराकर, धमकाकर, वेतन की कटौती करके, नौकरी जाने का भय दिखाकर, छटनी का भय दिखाकर, यानी दबाव पूर्वक जो है वह अपने कार्य को सिद्ध करवाता है। तो ये जो है अभिप्रेरणात्मक शैली के अंतर्गत होता है। दूसरा जो है वह है सुपरवाइजरी स्टाइल, पर्यवेक्षणीय श्रेणी कहते हैं इसको, कि इस जो है स्टाइल में कर्मचारी नेता जो है दो प्रकार से कार्य करते हैं। पहला, एक कर्मचारी हित में, कर्मचारियों को ध्यान में रख के मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर उनकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को वो ध्यान में रख के अपना कार्य करता है, श्रेणी करता है अपना। दूसरा जो स्टाइल है वह सुपरवाइजरी स्टाइल के अंतर्गत दूसरा जो काम है वह है उत्पादन आधारित, यानी वह नेता जो है मैक्सिमम उत्पादन पे अपने ध्यान को केंद्रित करता है। किसी भी प्रकार से उत्पादन क्षमता कम नहीं होनी चाहिए, उत्पादन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाता है। फिर तीसरा जो है वह है शक्ति आधारित स्टाइल, जिसको आप कर लें। इसमें निरंकुशता, निर्बाध और जनतांत्रिक तीनों शैलियों का वह अनुसरण करता है, उसका पालन करता है और इस तरीके से वह जो है प्रयास करता है कि किसी भी तरीके से वह अपने कार्यों को सफल करे, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करे और इसके बाद जो है वह किसी न किसी तरीके से अपने इसको करने का प्रयास करता है।
तो ये जो है मुख्य रूप से इनके स्टाइल्स हैं जो हमारे नेतृत्व का है, और उसके तहत जो है ये कार्यों को एक्सिक्यूट कराते हैं। रिकिन्स एंड लिकर्ट ने भी नेतृत्व की शैलियों के बारे में कुछ बताया है, कुछ चर्चा की है। उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है सहभागिता शैली, दूसरा उन्होंने बताया है सलाहकारी शैली, तीसरा शोषण और अधिकार शैली, और 5वां जो है उदार शैली। इसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। रिकल्स एंड निकल्ट का कहना है कि जो नेता हैं वह सहकारी प्रणाली शैली पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी इनके साथ कर्मचारियों के साथ, अनुयायियों के साथ मिलकर बैठकर उनकी सारी बातों को सुनकर और कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी नीति बनाते हैं, उसको एक्सिक्यूट करते हैं। दूसरी जो शैली उन्होंने बताई है उसके बारे में उनका कहना है कि यह सलाहकारी जो शैली है, सलाह लिया जाता है अनुयायियों से, कर्मचारियों से, कि कोई भी जो समस्या है, कोई जो नया करना है, उसको हम किस तरीके से फलीभूत करेंगे, किस तरीके से हम उसको एक्सिक्यूट करेंगे। तीसरा जो उन्होंने बताया है कि शोषण और अधिकार शैली, यह उन नेतृत्व के लिए लागू होता है जो कर्मचारियों की एक नहीं सुनते हैं और सिर्फ अपनी ही चलाते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपनी कार्य योजना को फलीभूत कराने के लिए इन प्रकार से वह प्रयास करते हैं। इससे औद्योगिक शांति भंग होती है और बार बार जो है बहुत सारे औद्योगिक अशांति फैलने का इसमें खतरा रहता है। फिर उन्होंने चौथा जो बताया है उदार शैली, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके अंतर्गत नेतृत्व या नेता जो हैं वह मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, लोगों के साथ, अनुयायियों के साथ मिलते हैं और उनमें घुल मिल जाते हैं, उनके साथ मिल बैठकर कोई भी योजना को जो है एक्सिक्यूट करते हैं। तो ये जो है शैलियाँ, खासकर उदारवादी शैली जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, प्रभावित है और लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। इस लेक्चर को बनाने के लिए मैंने कुछ पाठ्य पुस्तकों का सहारा लिया है, जिसमें जया सिन्हा और वीसी सिन्हा की औद्योगिक समाज विज्ञान है। उसी तरीके से अनीता सिंह की भारत में उद्योग एवं समाज है और जीके अग्रवाल की औद्योगिक समाज शास्त्र है। तो इनसे ही मैंने वीडियो लेक्चर बनाने